सुप्रभात राजस्थान, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। भारत जोड़ो यात्रा की हरियाणा में एंट्री हो गई है। राहुल की यात्रा की हरियाणा में एंट्री हुई है। यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। यात्रा में जन सैलाब उमड़ा है। यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने हरियाणा पीसीसी अध्यक्ष को फ्लैग सौंप दिया है। तो अब यात्रा की जो एंट्री है वो हरियाणा में हो गई है और कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। वहां से एक रिवाज चली आ रही है जहां पर दूसरे राज्य में एंट्री करते ही जो पीसीसी अध्यक्ष हैं वो फ्लैग दूसरे राज्य के पीसीसी अध्यक्ष को सौंपते हैं। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला आज जब हरियाणा में इस यात्रा की एंट्री हुई। उस दौरान हरियाणा पीसीसी अध्यक्ष को ये फ्लैग सौंप दिया गया। गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे जिन्होंने ये फ्लैग हरियाणा के पीसीसी अध्यक्ष को सौंपा। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और बड़ी खबर आपको बता दें, जन समर्थन देखने को मिल रहा है। हरियाणा में बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा से जुड़ने के लिए पहुंच रहे हैं और अच्छा रिस्पांस हरियाणा में देखने को मिल रहा है। राजस्थान में जब यात्रा की एंट्री हुई तो भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आई। राजस्थान में भी हालांकि बात करें तो अगर लोगों के प्यार की बात करें, समर्थन की बात करें तो खूब मिला। बड़ी संख्या में लोग यहां राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए नजर आए। लगातार राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी चलते रहे और अभी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट राहुल के साथ हैं। इन सड़कों पे हजारों युवा मेरे पास आए हैं। किसी ने इंजीनियरिंग की, कोई डॉक्टर बनने इसमें शामिल होना चाहता था, कोई जुडिशरी में काम करना चाहता था। और जब मैं पूछता हूं भाइयों बहनों क्या करते हो, इंजीनियरिंग तो पढ़ ली तुमने, आज 21वीं सदी में क्या कर रहे हो, जवाब मिलता है ऊबर चला रहा हूं, मजदूरी कर रहा हूं। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। पांच सात लोग जो भी करना चाहते हैं कर लेते हैं। अरबपति हैं, लाखों करोड़ रुपए का उनको कर्जा है, जो भी बिजनेस उनको करना है कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, पोर्ट, खेती, जो भी करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर जो भी करना चाहते हैं 1 सेकंड में वो कर लेते हैं। और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, उनको परे कर दिया है। मैंने अपने भाषणों में कहा नोटबंदी जीएसटी पॉलिसी नहीं है। नोटबंदी और जीएसटी छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार हैं, उनको खत्म करने के हथियार हैं। और लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर 2, 3, 4 लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा दिया जाए। नतीजा यह है कि आज ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। तो दूसरा मुद्दा कई योजनाएं देश में कहीं नहीं है। तो मैं समझता हूँ माहौल ऐसा है कि सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है और जनता का मूड है कि इस बार सरकार रिपीट करे। तो सर अब आप और पायलट साहब के बीच कोई द्वंद नहीं है, आप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। जहां भी बीजेपी के नेता जाते थे महंगाई की बात करते थे, मगर आज महंगाई की बात नहीं करते। तो ये 3 मुद्दे हैं। महंगाई कम करनी है और बेरोजगारी मिटानी है। आप सब आए, आपने इतना प्यार दिखाया।
और रुक कर लेते हैं इस बीच और एक और बड़ी खबर का भीलवाड़ा से। ये बड़ी खबर है, स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। स्पा में अनैतिक कार्यों की सूचना पर यह छापेमारी की गई है। स्पा में काम करने वाली युवतियों को हिरासत में लिया गया है। स्टाफ से भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो सभी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। तो भीलवाड़ा से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्पा सेंटर के आर में गोरख धंधा चलाया जा रहा था और इसी दौरान छापेमारी कर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला एसपी के निर्देशन पर आज बुद्धा स्पा है जो कि कोतवाली क्षेत्र में है, उसमें कुछ सूचनाएं आ रही थी अनैतिक कार्यों को लेकर, तो उस पर कार्रवाई की गई है और अभी भी कार्रवाई जारी है। 4 महिलाओं को और 3 लड़कों को डिटेन किया हुआ है। अभी उनसे अनुसंधान किया जा रहा है। अभी तक से तो लग रहा है, बाकी अनुसंधान में देखेंगे। उसको आकस्मिक रूप से चेक किया गया था कि कोई अनैतिक गतिविधि तो वहाँ नहीं चल रही है। चेकिंग के दौरान और पूछताछ के दौरान अभी तक कोई ऐसी अनैतिक गतिविधि वहाँ पे नहीं पाई गई थी। फिर भी जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है, जो लोग है वहाँ पे मिले हैं, उनसे एक बार पूछताछ कर रहे हैं, उनका एड्रेस और एज वेरिफिकेशन किया जा रहा है। राहुल कौशिक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ पता चल पाया अभी पूछताछ में? जी, भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू के निर्देश पर जो स्पा सेंटर चल रहे हैं उन पर सूचना मिली थी कि उन पर अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं। उसके बाद देर रात पुलिस ने इन स्पा सेंटर पर छापामारी की, धरपकड़ चालू की। उसके बाद जो स्पा सेंटर मालिकों में हड़कंबी मची, जो कारोबारी उनमें हड़कंबी मचा। पुलिस ने कुछ युवतियों को, स्पा सेंटर के स्टाफ को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। और पुलिस से जहाँ पे जो आदर्श सिद्धू है पुलिस अधीक्षक, जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें सूचना मिली थी कि स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियां हो रही है, इसलिए छापेमारी की गई है और अभी इनसे पूछताछ जारी है। और आदर्श सिद्धू पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने यह भी कहा कि इसी प्रकार की छापेमारी भविष्य में की जाएगी, जब जब इस प्रकार की सूचना मिलती रहेगी और इस प्रकार की जब तक पुलिस के सामने इस प्रकार का मामला आएगा, जब जब छापेमारी की जाएगी। फिलहाल इस मामले में पुलिस की पूछताछ उनसे जारी है और उनको हिरासत में ले रखा है। राहुल, अभी तक कुछ पता चल पाया है अनैतिक गतिविधियों को लेकर? क्योंकि पुलिस की बाइट सुन रहे थे हम, वो कह रहे हैं अभी तक इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन पूछताछ की जा रही है। क्या कोई खुलासा हो पाया है क्या इसे लेकर? जी, ये देर रात का मामला है जब पुलिस ने छापेमारी की थी और पुलिस ने जब इन लोगों को हिरासत में लिया, उसके बाद पुलिस की पूछताछ अभी जारी है। फिलहाल किसी प्रकार की और जानकारी पुलिस ने नहीं दी है, पर हाँ, पुलिस से लगातार दावा कर रही है कि हो सकता है इसमें और भी कोई बड़े खुलासे हो सके पूछताछ के बाद। राहुल, जब पुलिस वहां पर पहुंची होगी तो कुछ वहां पर ऐसा लगा होगा कि कुछ गलत चल रहा है, इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास, पुलिस ने कोई बयान दिया हो इसे लेकर? जी, सबसे पहले जब पुलिस वहां पहुंची, जो आसपास का क्षेत्र था, तो वहां पे हड़कंप मचा और सबसे पहले जो स्पा सेंटर में जो लोग थे उनमें भी भागदौड़ मची। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। वहां पे जो स्टाफ था उसको पुलिस ने सबसे पहले डिटेन किया, उनसे पूछताछ की वहीं पे। उसके बाद उनको पुलिस स्टेशन लाया गया। जो युवतियां थी उनको भी पुलिस स्टेशन लाया गया और उनसे फिलहाल रात से पूछताछ जारी है। जी, ठीक है राहुल, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नगर पालिका का जेईएन दिनेश कुमार मीणा ट्रैप हुआ है। 1 लाख की रिश्वत लेते 2 दलालों को ट्रैप किया गया। एसीबी ने दलालों को ट्रैप किया और उनके पास से 5 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। शुक्रवार को भी 50,000 रुपए की घूस ली गई थी। तो कार्रवाई के दौरान एसीबी टीम से छुड़ाकर जो दिनेश मीणा था वो भागा। 2 दलालों को भी एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की गाड़ियों में इस दौरान तोड़फोड़ भी की गई। आरोपी दिनेश मीणा और उसके साथियों ने एसीबी की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और इसके बाद मौके से फरार हो गए। जिले भर में एसीबी की टीम ने नाकाबंदी करवा दी है। तो ट्रैप की कार्रवाई सीबी की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सीकर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर पालिका का जेईएन दिनेश कुमार मीणा ट्रैप हुआ है। शुक्रवार को भी 50,000 की घूस ली गई थी और कार्रवाई के दौरान एसीबी टीम से छुड़ाकर दिनेश मीणा फरार हो गया था। 2 दलालों को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और इस दौरान जब एसीबी की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी तो
एसीबी की टीम की जो गाड़ियां थी उनमें तोड़फोड़ की गई और इसके बाद जो आरोपी थे वो मौके से फरार हो गए थे। तो फिलहाल पुलिस की ओर से नाकाबंदी करा दी गई है जिले भर में, क्योंकि जो आरोपी दिनेश मीणा है वो फरार हो गया है। एसीबी की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर मौके से भागने में ये कामयाब रहा। नगर पालिका का ये जेईएन है दिनेश कुमार मीणा, जिसे एसीबी ने ट्रैप किया था और 1 लाख की घूस ली जा रही थी और रिश्वत लेते हुए एसीबी ने दिनेश मीणा को ट्रैप कर लिया। इसके साथ ही 2 दलालों को भी एसीबी ने ट्रैप किया और दलालों के पास से कुल 5 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और सीकर में जब एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया तब से वहां पर जो रिश्वतखोर हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। 1 लाख की रिश्वत ली जा रही थी। फिलहाल पूछताछ के बाद ये पता चल सकेगा कि क्यों ये रिश्वत ली जा रही थी, लेकिन जो आरोपी है वो फिलहाल मौके से फरार है और इसे लेकर पुलिस की ओर से नाकाबंदी करा दी गई है। लगातार आरोपी की छानबीन की जा रही है, तलाश की जा रही है और कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से कि जल्द से जल्द दिनेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया जाए। संदीप सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए प्रियंका, बिल्कुल जब से ये जेईएन ट्रेप हुआ था उसके बाद से लगातार जो एसीबी की टीम है जिले में नाकाबंदी भी करवाई और खाटू श्याम जी से रानोली तक जो हाईवे है वहां तक जो जेईएन का पीछा भी किया था, लेकिन उसके बाद भी हाथ नहीं लगा। उसके बाद देर रात तक जो एसीबी की टीम है वो लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही थी। पुलिस की भी मदद ली गई, संभावित ठिकाने थे वहां पर भी जांच की गई, लेकिन फिलहाल जो जेईएन है वो हाथ नहीं लगा है। और एसीबी के अधिकारियों का कहना है कि लगातार जो पीछा किया जा रहा है और बहुत जल्दी जेईएन को पकड़ा जाएगा। उसके बाद ही चूंकि इस मामले में पूछताछ होनी है और भी कई राज खुल सकते हैं। जिस तरह के दस्तावेज एसीबी को मिले हैं उसमें ये सामने आया है कि जेईएन है उसने खाटू श्याम जी में कुछ जमीनें भी खरीदी थी और ट्रांसफर हो चुका था, एपी हो चुका था। उसके बाद हाईकोर्ट से स्टे लेकर के और इस पद पर बना हुआ था। तो माना ही जा रहा है कि कई तरह के जो खुलासे हैं वो इसमें हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जब तक जेईएन पकड़ में नहीं आएगा तब तक कोई बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। जी बिल्कुल संदीप, और इस तरीके से गाड़ी में तोड़फोड़ करके फरार हो जाना तो एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग सकते हैं संदीप पर, दिनेश देखिए पर। बिल्कुल एसीबी के अधिकारियों का कहना है कि जो ट्रेप की कार्रवाई हुई है वो तो हुई है, इसके अलावा चूंकि राजकार्य में बाधा डाली है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, तो इसका भी जो मुकदमा है वो एसीबी दर्ज करवा सकती है आज खाटू श्याम जी थाने के अंदर, क्योंकि जो दूसरे जो चार्जेज हैं वो भी इसमें लगेंगे, जिसमें जो तोड़फोड़ और जो सरकारी काम में बाधा डालने का जो आरोप है वो भी अब जेईएन पर लगेगा। तो निश्चित रूप से जो पकड़ में आने के बाद जो है वो पूरी तरह से शिकंजा कसा जा सकेगा। जी ठीक है संदीप, नजर बना रखिएगा, आपसे और भी ज्यादा अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उदयपुर वाला कांड दोहराने की धमकी दी गई है और इसे लेकर जो माहौल है वो गर्मा गया है। चित्तौड़गढ़ कोतवाली के बाहर भीड़ जमा हो गई है। मुकेश माली को गाड़ी पर बजरंग दल लिखाने पर धमकी दी गई है और मारपीट करने का भी आरोप लग रहा है। पुलिस उप अधीक्षक बुद्धराज मौके पर पहुंचे हुए हैं। कोतवाली थाने के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई है। चित्तौड़गढ़ की कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से धमकी दी गई है, उदयपुर वाला कांड दोहराने की धमकी दी गई है और इसी को लेकर लोगों में गुस्सा है। मतलब वहाँ पे बजरंग दल गाड़ी पे लिखा रखा, जो बोल रहे हैं हटा, इसको नहीं हटाएगा तेरे को मार दूंगा। उदयपुर वाला कांड हुआ जैसे तेरे साथ हो जाएगा। किसने कहा? करिया भाई ने बोला, उसका नाम मोहम्मद अली है। कहाँ का मामला है ये नदी का है, गंभीरी नदी इधर। कितनी देर पहले का बस मामला? स्टैंड के नीचे। 10:30 बजे की बात। आप क्या भोजन के पहाड़ को लगाते क्या, वो पराठा वगैरह के? पराठे में मैं काम करता हूँ दुकान पे और दादागिरी करते हैं। बोलता है अगर तू बजरंग दल ये नहीं हटाएगा तो तेरे को दुकान पे काम नहीं करने दूंगा। तो तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों में गुस्सा है। एक बार फिर से सुभाष, धमकी मिली है, क्या इतना आसान हो गया हत्या करना? कह रहा हूं उदयपुर वाला हत्याकांड दोहराएंगे, क्या कुछ कहना है पुलिस का मामले पर? कहां तक जांच पहुंच पाई है?
मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इस युवक ने धमकी की बात मीडिया के कैमरों को देखकर तो कह दी, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में इसने इस तरह की धमकी देने की कोई बात जो है वो देर रात तक लिखित रूप से शिकायत पुलिस को दी थी। केवल मारपीट की घटना को लेकर इसने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है और उसके बाद पुलिस ने उसकी जो रिपोर्ट थी उस पर प्रकरण दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी जिन पर इसने आरोप लगाया है उनकी तलाश शुरू कर दी है, लेकिन लिखित रूप से इसने इस बात की कोई उल्लेख अपनी रिपोर्ट में नहीं किया कि उसे इस तरह की धमकी दी गई है। इसके पीछे क्या वजह सुभाष? प्राइमरी रूप से जानकारी सामने आई, दोनों जो युवक हैं परिचित बताए जा रहे हैं, दोनों का उसी क्षेत्र में लगातार रहना। ऐसे में कोई मामूली विवाद से लेकर आपसी जो विवाद हुआ था उसके बाद मारपीट तक की बात पहुंची, उसके बाद इसको इस तरह का रंग देने का प्रयास किया गया। पुलिस ने जो पीड़ित की रिपोर्ट थी उसके आधार पर मामला दर्ज किया, लेकिन पीड़ित ने जहां मीडिया के कैमरों के सामने इस बात को कहा है कि मुझे उदयपुर में इस घटना की धमकी मिली, लेकिन अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख उसने कहीं नहीं किया। बिल्कुल। और सुभाष, इसे लेकर कोई डिटेल जानकारी है क्या आपके पास कि आखिर पूरा मामला है कि आप कह रहे हैं पुरानी रंजिश भी है यहाँ पर? पुरानी रंजिश जैसी बात सामने नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ये बात प्रारंभिक रूप से जांच में सामने आई, दोनों जो जिनके बीच में विवाद हुआ वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ऐसे में मूल विवाद का कारण जो है वो उसने बजरंग दल लिखाया जाना और मारपीट करना बताया, लेकिन इसके पीछे के जो कारण है आरोपियों के पकड़े जाने के बाद पूरा खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे कारण क्या है, विवाद की मूल वजह क्या रही है। बिल्कुल सुभाष, जब आरोपी पकड़ा जाएगा तब पूरे मामले पर पूरा खुलासा संभव है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है। मुहाना इलाके में महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। 3 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची हुई है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं जांच के लिए। एफएसएल की टीम इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। एक और सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया जयपुर से। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुहाना इलाके का ये पूरा मामला है जहां पर महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। 3 लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजीव जैन की ओर से अपने ही छात्रों के धमकाने का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल भाभा हॉस्टल में घुसकर देर रात छात्रों के साथ मारपीट करने के मामले को लेकर गुस्साए छात्रों ने पहले वीसी आवास के बाहर और फिर वीसी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया और उसके बाद अब छात्र धरने पर बैठ गए हैं। मारपीट करने वाले आरोपी बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की मांग की जा रही है। साथ ही इस प्रकरण में संलिप्त भाभा हॉस्टल के वार्डन और असिस्टेंट वार्डन को हटाने की कार्रवाई भी की जाए। इस दौरान छात्रों ने वाइस चांसलर प्रोफेसर राजीव जैन पर राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला है जहां पर वाइस चांसलर की ओर से अपने ही छात्रों को धमकाने का मामला सामने आ रहा है और इसका वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इस पर हमने शिकायत करी वार्डन साहब से, तो हमारे वार्डन साहब बिल्कुल ढीले हैं। उन्होंने ना हमारी बात सुनी है, ना उन्होंने प्रशासन को कोई खबर करी, ना कोई काम किया। उन्होंने हमें सुबह का आश्वासन देकर बात टाल दी। जहाँ हमें जान माल का खतरा था, लड़के हॉस्टल में पत्थर लेके और अपने डंडे वंडे लेके आए हैं, हुड़दंग मचा के गए हैं। तो जिसमें वार्डन कोई कार्रवाई नहीं करा। हमारा वार्डन किसी काम का नहीं है। तो वीसी जो थे विश्वविद्यालय के वो छात्रों पर भड़क गए और इस दौरान धमकी भी दे डाली। अब इसका किसी ने वीडियो शूट कर लिया और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसे लेकर छात्रों में भी गुस्सा फूट पड़ा है और छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
छात्र इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मारपीट करने वाले आरोपी बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की मांग की जा रही है और साथ ही इस प्रकरण में संलिप्त भाभा हॉस्टल के वार्डन और असिस्टेंट वार्डन पर भी कार्रवाई की मांग है। और खबर मौसम को लेकर, राजस्थान में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। घने कोहरे की चादर में राजस्थान लिपटा हुआ है। कई जिलों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सर्दी के कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं। पूर्वी राजस्थान में शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है और घने कोहरे से मौसम में ठंडक घुली है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई है और घने कोहरे ने वाहनों की रफ्तार थाम दी है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राजस्थान में कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसका असर लोगों पर भी पड़ा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, विजिबिलिटी लो हुई है, जिसके चलते गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है और इसके साथ ही जो लोग हैं वो अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर और मामले में अपडेट आपको बता दें, सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो गई है, जिसके चलते लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। खासतौर पर अगर वाहनों की बात करें तो जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं सड़कों पर, क्योंकि विजिबिलिटी लो है और ऐसे में हादसे की भी आशंका बनी रहती है। कई जिलों में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। अब दिसंबर का आखिरी महीना है और इसके बाद धीरे धीरे ठंड कम होती चली जाएगी। हालांकि प्रदेश में ही कई ऐसे जिले भी हैं जहां पर दिसंबर में मार्च वाली गर्मी भी देखने को मिल रही है। और दो अलग अलग सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक कुमार श्रीगंगानगर से और कृष्ण सिंह शेखावत इस वक्त झुंझुनू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, सबसे पहले आपके पास आते हुए मौसम को लेकर अपडेट दीजिएगा। श्रीगंगानगर में क्या कुछ स्थिति है? देखिए प्रियंका, प्रदेश का सरहदी जिला श्रीगंगानगर आज लगातार दूसरे दिन घने कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है। अभी इस समय श्रीगंगानगर के जिला मुख्यालय पर ही मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ की तस्वीरें दर्शकों को दिखाएं तो देखिए समूचा श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय इस समय घने कोहरे की आगोश में है और यही एक वजह है कि एकाएक पिछले 2 दिनों से बढ़ रही ठंड में भी बढ़ोतरी हुई है, या यूं कहें कि अब सर्दी के तेवर तीखे होने लगे हैं, क्योंकि पिछले काफी समय से श्रीगंगानगर वासियों को इस मौसम का इंतजार था। 20 दिसंबर जा चुकी थी लेकिन सर्दियों की शुरुआत नहीं हो पा रही थी। लेकिन कल से ही हम देख रहे हैं कि श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर कोहरे की घनी चादर लिपटी हुई है और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आया है वो इम्पैक्ट आ रहा है विजिबिलिटी को लेकर। आप देख पा रहे हैं कि विजिबिलिटी जिला मुख्यालय पर बमुश्किल 40 से 50 फीट की है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यदि हम शहर से बाहर निकलेंगे तो ये विजिबिलिटी और ज्यादा कम हो जाती है, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। वाहनों पर तो आप ये मान के चलें लगभग ब्रेक ही लग गया है। साथ ही साथ जैसा कि हमने कल भी देखा था कि चुनावड़ थाना क्षेत्र में कोहरे की वजह से हादसा हुआ था, तो निश्चित तौर पर वाहन चालक प्रयास कर रहे हैं कि गाड़ी की रफ्तार तो धीरे रखी जाए, साथ ही साथ जो गाड़ी की हेडलाइट है या फिर फॉग लाइट है उनको भी ऑन करके रखा जाए ताकि किसी भी तरह से दुर्घटना से बचा जा सके। लेकिन सबसे खास बात प्रियंका, किसानों के लिए ये कोहरा, ये मौसम काफी फायदेमंद साबित होगा, फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होने जा रहा है। जी प्रियंका। बिल्कुल अशोक, तो फिलहाल ये मौसम किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कृष्ण सिंह जी, आपके पास आते हुए झुंझुनू में क्या तस्वीरें हैं, मौसम को लेकर अपडेट वहां से बताइएगा। जी प्रियंका, मैं बता दूं कि झुंझुनू में पिछले 2 दिनों से सर्दी है उसने अपने तेवर हैं वो दिखाने शुरू कर दिए हैं और जो न्यूनतम तापमान है वो 5.9 डिग्री के आसपास बना हुआ है और न्यूनतम तापमान में जो लगातार गिरावट है वो किसानों की इस फसल के लिए फायदेमंद साबित होगी। पिछले कुछ समय से जो अधिकतम तापमान है वो दोपहर के समय में 27 डिग्री के आसपास था, जिसकी वजह से जो फसल
फसलें हैं वो उनके लिए जो तापमान था वो सही नहीं था, तो कुछ फसलें की जो ग्रोथ है वो सही तरीके से नहीं हो रही थी। अब जो न्यूनतम तापमान में जो लगावट है वो फसलों के लिए सही होगा। वहीं दोपहिया वाहन चालक हैं उनको भी इस सर्दी के मौसम में है वो खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और अल सुबह है वो हल्का कोहरा है वो देखने को भी मिल रहा है, और इस बदलते मौसम के साथ है वो अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या है उसमें भी इजाफा हुआ है। जी, अस्पताल में मरीजों के बढ़ने की संख्या भी लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बदल रहा है मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल में। अशोक, अगर श्रीगंगानगर की बात करें तो किस तरीके से अस्पतालों में व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? सीजनल चेंज है, तो सीजनल चेंज के दौरान हम देख रहे हैं कि पिछले करीब 1 महीने से ही ओपीडी थी वो काफी हद तक बढ़ गई है। ओपीडी बढ़ने की वजह से निश्चित तौर पर जो मेडिकल स्टाफ है उनके ऊपर वर्कलोड तो बड़ा ही बड़ा है। साथ ही साथ चूंकि सीजनल डिजीज है, डेंगू का भी खासा प्रकोप पिछले कुछ दिनों में देखा गया, तो निश्चित तौर पर इस चीज को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा अस्पताल में माकूल व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन जो सबसे खास बात मौसम के चेंज को लेकर था, देखिए प्रियंका, न केवल श्रीगंगानगर में बल्कि प्रदेश भर के अंदर इस बार सर्दियां काफी लेट थी, और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आ रहा था वो किसानी पर आ रहा था, क्योंकि रबी की फसल खेतों में थी, लेकिन टेम्परेचर डाउन नहीं आने की वजह से जो फसलों की ग्रोथ थी वो काफी हद तक प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही थी। पिछले 2 दिनों से जिस तरह से श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा पड़ रहा है, टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ है, इससे जरूर किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि अब फसलों की पैदावार बहुत अच्छी होगी। खेतों में सरसों है, चना है, जो है, और साथ ही साथ श्रीगंगानगर का किन्नू जो न केवल राजस्थान में बल्कि दुनिया भर में अपने स्वाद के लिए जाना चाहता है, उसकी मिठास में भी बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी, जितना ज्यादा कोहरा होगा, उतना किन्नू की मिठास में बढ़ोतरी होगी। निश्चित तौर पर श्रीगंगानगर वासियों के लिए तो ये मौसम खासा सुहाना हो गया है। कल भी हमने कुछ लोगों से बात की जो जोधपुर और जैसलमेर से श्रीगंगानगर पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा था कि वो ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि शिमला में आ गए। तो निश्चित तौर पर श्रीगंगानगर में पिछले 2 दिनों से जिस तरह से मौसम बना हुआ है, पीछे भी देख पा रहे हैं कितनी कड़ाके की ठंड होगी वहां पर, हम यही से महसूस कर पा रहे हैं। संदीप हुड्डा सीकर से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, सीकर में क्या कुछ मिजाज मौसम के? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, शेखावाटी की बात की जाए तो प्रदेश में अमूमन सबसे ठंडा रहता है, लेकिन इस बार थोड़ी सी जो सर्दी है वो देरी से है, और दिसंबर चूंकि आधे से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अभी तक तापमान माइनस में नहीं गया है। अभी की बात की जाए तो तापमान जो है वो 3-4 डिग्री के आसपास चल रहा है, और निश्चित रूप से कल जैसे मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि कुछ बादल आए थे, उसके बाद बूंदाबांदी हो सकती है, तो बूंदाबांदी होने के बाद ये माना जा सकता है कि कोहरा और जो शीत लहर है वो चलेगी। लेकिन इस बार का अगर मौसम की बात की जाए तो अभी तक जो ठंड शेखावाटी इलाके में पड़ती है उससे कहीं ना कहीं कम रही है, और इसका नुकसान भी सबसे ज्यादा, क्योंकि दिन के अंदर जो तापमान है वो 25 से 30 डिग्री के बीच रहा है पूरे दिसंबर के अंदर, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान है वो किसानों को उठाना पड़ा है, क्योंकि सर्दी की फसलें और दिन में अगर टेम्परेचर ज्यादा जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं बीमारी और जो कीट वगैरह लगने की आशंका बनी रहती है, और इसका नुकसान भी हुआ है। तो अब ये माना जा सकता है कि अगले कुछ दिन में जिस तरह से इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। राजस्थान के अग्रणी रियल एस्टेट ग्रुप यूनिक बिल्डर्स की ओर से सरदार राम सिंह की 35वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगाया गया। साथ ही कई प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे कर्मचारियों को ठंड से बचाव के लिए कंबल भी बांटे गए। समूह के उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि यूनिक बिल्डर्स समूह समय समय पर सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम करते रहते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।